नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है डोवर बीच। डोवर बीच दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, जिसको दोस्तों डिस्कस करना बहुत जरूरी है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो मैं आपको ये पोयम इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पोयम आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके की फैक्ट्स से। की फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में टेक्स्ट के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में इसके फैक्ट से भी क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं डोवर बीच, यानी कि जो डोवर बीच पोयम है, ये पोयम का नाम है दोस्तों इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय इंग्लिश पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड। देखिए, डोवर बीच जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग आप जानते ही होंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, सिर्फ उसी की स्पीच होती है और कोई बंदा उसमें बोलता हुआ नहीं दिखाई देता। लिसनर होता है, लिसनर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा लिसनर भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा उसकी स्पीच ही होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये डोवर बीच बता देता हूं। देखिए, डोवर जो है दोस्तों एक टाउन का नाम है, एक जगह का नाम है, और वहां पर क्या है, बीच है। ये मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डोवर बीच जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और डोवर बीच को दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1867 में, 1867 में इसको पब्लिश कराया गया था। इनका मैथ्यू अर्नोल्ड का एक पोइट्री कलेक्शन था जिसका नाम था न्यू पोएम्स, उसके अंदर दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था। देखिए, अगर हम माने तो ये पोएम दोस्तों 1851 में लिखी गई थी, लेकिन एग्जाम में पब्लिकेशन डेट जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आप 1867 को याद रखेंगे। डोवर बीच ए प्लेस, देखिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि डोवर बीच जो है वो एक स्थान का नाम है, एक टाउन का नाम है। तो ये एक प्लेस है जहां पर अर्नोल्ड ने हनीमून बनाया था 1851 में अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी के साथ। देखिए, यहां पर आपको कई इंफॉर्मेशन मिल गई। पहली बात, डोवर बीच जो है ये एक प्लेस का नाम है, डोवर। ठीक है, और मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी वाइफ के साथ 1851 में गए थे। 1851 में ही मैथ्यू अर्नोल्ड ने शादी की थी दोस्तों, किसके साथ, फ्रांसिस लूसी के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। This poem consists of 4 stanzas, each of different length, total 37 lines। देखिए, इस पोएम के अंदर आपको 4 स्टैंजास देखने के लिए मिलेंगे और हर स्टैंजा की लेंथ जो है ना वो अलग अलग है। तो किसी भी उसमें स्टैंजा में आपको फिक्स लाइंस नहीं मिलेंगी, किसी में 10 लाइन है, किसी में 8 लाइन है, ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो टोटल जो है 37 लाइंस हैं और इस पोएम को मैथ्यू अर्नोल्ड ने फ्री वर्स में लिखा है। इसके अंदर कोई भी मीटर, कोई भी राइमिंग स्कीम इस्तेमाल नहीं हुई है। तो ये थे दोस्तों की फैक्ट्स, आप इनका ले लें स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं इस पोएम के बारे में। इस पोएम को लिखा है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने 1851 में। ये जब डोवर पे गए थे अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी के साथ। फ्रांसिस लूसी के साथ क्या करने गए थे, ये हनीमून बनाने गए थे 1851 में, जब इनकी शादी हुई थी। किसके साथ, फ्रांसिस लूसी के साथ। ठीक है, तो ये गए थे वहां पर हनीमून बनाने के लिए। तो ये किसी ना किसी होटल में ठहरे होंगे। तो वहां पर दोस्तों ये अपनी वाइफ को, फ्रांसिस लूसी को, खिड़की पर बुलाते हैं और वो दिखाते हैं समुद्र का नजारा। ठीक है, समुद्र का नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से एक तरफ जो है समुद्र पे, दूसरी तरफ जो है चांद की चांदनी है और उसके अनोदर साइड जो है क्या है, और सूरज की हल्की हल्की रोशनी है जो कि अब धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। तो एक तरफ तो चांदनी दिखती है और एक तरफ दिखती है ये वाली बे, जो ये खाड़ी हैं, जो ये पहाड़ी हैं, एक तरह से मान लीजिए। तो ये इंग्लैंड की तरफ दिखती हैं। आगे चल के मैं आपको प्रॉपर ये चीजें दिखाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप पूरी की पूरी पोएम को इससे कनेक्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। देखिए, जो खिड़की से वो दोनों जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक समुद्र को देख रहे थे। ठीक है, तो यहां पर पोएट कहते हैं द सी इज काम टू नाइट। देखिए, जो सी है, जो समुद्र है, वो कैसा है, काम है। काम है मतलब शांत है, पूरी तरह से शांत है। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द
स्ट्रेट्स। देखिए यहां पर इस समुद्र के अंदर क्या है, टाइड है। टाइड कैसा है, फुल है। अब ये जो टाइड फुल वाली बात है ये इस पोयम के लास्ट में जाके दोस्तों कनेक्ट होगी इस पोयम के साथ ही, ठीक है। तो टाइड कैसा है, समुद्र के अंदर फुल है। और जो चांद है, चांद दोस्तों उसकी फेयर, लाइस फेयर का मतलब है उसकी चांदनी जो है वो पड़ती है कहां पर, स्ट्रेट्स पर पड़ती है। अब ये स्ट्रेट्स जो है किस तरह की जगह को कहते हैं आप यहां पर देख लीजिए। देखिए इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों डोवर। देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पर डोवर लिखा हुआ है, जहां पर मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी वाइफ के साथ रुके हुए हैं। और ये है दोस्तों फ्रेंच कोस्ट, और ये है इधर इंग्लैंड। तो ये जो जगह है स्ट्रेट्स ऑफ डोवर, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है पानी की, तो इस लाइन पर जो चांद है उसकी चांदनी जो है वो पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गोन। देखिए यहां पर फ्रेंच कोस्ट पर इस तरफ ये जो है, जो फ्रेंच कोस्ट है, यहां पर क्या है, सूरज की अभी हल्की हल्की जो चांदनी है वो है। लेकिन इधर से किसकी चांदनी आती जा रही है, चंद्रमा की चांदनी आती जा रही है, क्योंकि जो सूरज की चांदनी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद चंद्रमा की चांदनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंच कोस्ट पर जो लाइट है वो कैसी हो रही है, ग्लिम्स एंड इज गोन, वो धीरे धीरे आकर जाती जा रही है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, देखिए यहां पर इंग्लैंड की तरफ क्या है, वो है दोस्तों क्लिफ्स। ये मैं आपको दिखा देता हूं क्लिफ्स की इमेज, ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में ऐसी ही रहे जैसी आप पढ़ रहे हैं। तो एक तरफ फ्रेंच कोस्ट की तरफ क्या है दोस्तों, एक लाइट है, धीमी धीमी लाइट, जो सूरज की लाइट है वो धीरे धीरे जा रही है। यहां पर अब चंद्रमा की लाइट आ जाएगी। और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, इंग्लैंड कोस्ट पर इधर इस साइड क्या है दोस्तों, ग्लिमरिंग एंड वास्ट, जो वो है क्या है, क्लिप्स हैं। ये इस तरह की वास्ट और ग्लिमरिंग जो धीरे चंद्रमा की रोशनी में चमक रही हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, बे होता है दोस्तों खाड़ी, और ट्रैंक्विल होता है दोस्तों शांत। तो ये कैसी खाड़ी हैं, बिल्कुल शांत हैं। आई होप दोस्तों यहां तक आपको पोएम समझ में आई है। बढ़ते हैं आगे। कम टू द विंडो। देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि पोएट वहां पर अकेले थे, तो हनीमून पे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। 1851 में फ्रांसिस लूसी के साथ ये हनीमून पे गए थे। तो वो अपनी वाइफ को कहां पर बुलाते हैं, इस दृश्य को देखने के लिए विंडो पे बुलाते हैं। उस होटल की, उस घर की विंडो पे, जहां पर भी ये रह रहे होंगे वहां पर उस विंडो पर अपनी बिलव्ड को, अपनी वाइफ को ये बुला रहे हैं और कह रहे हैं, स्वीट इज द नाइट एयर। ये रात के समय की, जो ये रात होने वाली है, इस समय पर जो नाइट है वो कितनी स्वीट है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यहां पर क्या बन गया है दोस्तों, जब ये खिड़की के बाहर देख रहे हैं, एक लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। स्प्रे कहते हैं दोस्तों झाग को। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जब चांद की चांदनी पड़ती है कहां पर, पानी पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई झाग की जो लाइन है वो बन गई है। आपने ऐसा दृश्य देखा ही होगा आप यदि समुद्र के आसपास कभी गए हैं। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। देखिए यहां पर मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब है इस चांद की, ये देखिए यहां पर चांद है दोस्तों, और इस चांद की चांदनी पानी पर गिरती है तो ये क्या बना देती है, एक तरह से स्प्रे, यानी कि झाग दिखता है। लेकिन जब ये धरती पर दिखती है, गिरती है, तो धरती का जो पोर्शन होता है वो कैसा दिखने लग जाता है, सफेद दिखने लगता है, कि वो उसने अपनी चांद की चांदनी ने जो है उस धरती को भी कैसा कर दिया है, सफेद कर दिया है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं। लिसन, अब वो कहते हैं अपनी बिलव्ड से, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, वो कहते हैं कि क्या तुम इस कर्कश आवाज को सुन रही हो, अपनी बिलव्ड से। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि क्या तुम इस कर्कश आवाज को सुन रही हो। किस चीज की आवाज है ये, ऑफ पेबल्स, मतलब जो समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, देखिए इस तरह के जो पत्थर होते हैं इन्हें दोस्तों पेबल्स कहा जाता है। आपने किनारे पर दोस्तों समुद्र के ऐसे पत्थर को जरूर देखा होगा। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या तुम इन पेबल्स की आवाज को सुन रही हो, विच द वेव्स ड्रो बैक एंड फिलिंग एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड। देखिए वो कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं, इन्हें जो वेव्स हैं, समुद्र की क्या है, वेव्स हैं,
इन पत्थरों को वापस ले जाती हैं। पहले क्या करती हैं, जब वो समुद्र के किनारे पर आती हैं तो वो उन्हें लेकर आती हैं, और जब वो वापस जाती हैं, देयर रिटर्न, जो वेव्स, मतलब यहां पर देयर जो इस्तेमाल हुआ है वो वेव्स के लिए हुआ है, जब वो वापस समुद्र में जाती हैं तो इन पत्थरों को क्या करती हैं, अपने साथ ही वापस ले जाती हैं, वो वहां पर छोड़ती नहीं है। फिर भी एक दो पत्थर वहां पर रह जाता है, लेकिन उनका काम यह होता है कि पत्थरों को समुद्र के किनारे लहरों के साथ लाना, और जब वो वापस जाए तो उन्हें वापस ले जाना। उससे क्या होता है, एक साउंड उत्पन्न होता है, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। और ये प्रोसेस जो है, जो वेव्स के द्वारा किया गया ये प्रोसेस है, जो पत्थरों को लाना और ले जाना है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। लहरें बार बार समुद्र के किनारे पर आती हैं, पत्थरों को लेकर आती हैं, फिर उन्हें वापस ले जाती हैं। विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो, स्लो का मतलब होता है दोस्तों धीमा धीमा, और ट्रेमुलस कैडेंस का दोस्तों यहां पर मतलब है जो संगीत, इन पत्थरों के घिसने से जो संगीत की आवाज आ रही है, जो धीरे धीरे संगीत इनसे निकल रहा है, एंड ब्रिंग, वो लाता है, क्या लाता है, द इटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन। इटरनल कहते हैं दोस्तों अमर, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा नोट, यानी कि ऐसी चीज को वो लाता है इस संसार में जो हमें क्या देती है, सैडनेस देती है, हमें दुख दर्द की याद दिलाती है। ऐसी चीजें, ऐसा जो ये साउंड है वो हमें इन चीजों की, दुख वाली चीजों की याद दिलाता है। अगला स्टैंजा है दोस्तों, सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन। देखिए सोफोक्लिस जो हैं वो एक ग्रीक प्लेराइट हैं दोस्तों। ये दोस्तों यहां पर एजियन सी है, एजियन सी है, वहां पर दोस्तों आए होंगे, और इन्होंने भी सी के किनारे पर यानी समुद्र पर जब ये कहीं ना कहीं रुके होंगे तो इन्होंने भी इस तरह का साउंड क्या किया होगा, हर्ड किया होगा, जरूर सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड ईव एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। देखिए जब सोफोक्लिस यहां पर बहुत सालों पहले आए होंगे तो उन्होंने भी इस तरह का साउंड सुना होगा, जिस साउंड को सुनने के बाद हिज माइंड मतलब उनके दिमाग में आया होगा, क्या आया होगा कि इब एंड फ्लो का मतलब है दोस्तों यहां पर जो जिंदगी के राइज एंड फॉल हैं, जैसे समुद्र की लहरें हैं वो उठती हैं और गिरती हैं नीचे, तो इसी तरह से क्या है दोस्तों, ह्यूमन मिजरी हैं, जो इंसान के दुख हैं, इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे जो दिन हैं वो आते रहते हैं, इन लहरों की तरह ही वो दिन होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बुरा समय आया है तो विश्वास रखिए कभी ना कभी आपकी जिंदगी में अच्छा टाइम भी आएगा। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट। इसी तरह से जिस तरह से सोफोक्लिस ने ये चीजें कभी हजारों साल पहले महसूस की होंगी, सुनी होंगी, इस साउंड को से सुनकर दुख को महसूस किया होगा इंसानों के, उसी साउंड को हम भी सुन पा रहे हैं, और ऐसे ही विचार, ऐसे ही थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। हियरिंग इट, इसे सुनने के बाद बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। देखिए दिस डिस्टेंट मतलब दूरी पर, बहुत दूरी पर है, कहां पर, ये नॉर्दर्न सी, डोवर से थोड़ा सा हटके ये सी है, लेकिन इन्हें ये सारी चीजें देखने के लिए आसानी से मिल रही हैं। तो यहां पर दोस्तों सोफोक्लिस ने जो चीजें सुनी होंगी वैसा ही मैथ्यू अर्नोल्ड सोच रहे हैं कि हम भी वही चीजें सुन रहे हैं जो हमें ह्यूमन मिजरी के बारे में बता रही हैं। ऐसे विचार हमारे दिल में, दिमाग में आ रहे हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड बात करते हैं दोस्तों रिलीजियस फेथ की। रिलीजियस फेथ मतलब जो लोगों के अंदर धार्मिक आस्था है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, जो लोगों के मन में फेथ था धर्म के लिए, रिलीजन के लिए, वो सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने सी के बारे में बताया है, सी के बारे में जैसे कंपेयर किया है दोस्तों किस चीज से, रिलीजियस फेथ से। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। देखिए जिस तरह से मैंने आपको इस पहले स्टैंजा की सेकंड लाइन में बताया था, जिस लाइन में द टाइड इज फुल, देखिए टाइड जो समुद्र के अंदर क्या थी, फुल थी, तो उसी तरह से जो लोगों का रिलीजियस फेथ था एक बार वो उनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ था। जिस तरह से समुद्र जो है पानी से बिल्कुल भरा हुआ होता है, उसी तरह से लोगों के अंदर रिलीजियस फेथ भी था, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे लोग धर्म में। एंड राउंड अर्थ सोर,
ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिडल वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, यहां पर कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र जो है ये चारों तरफ फैला हुआ होता है, इसी तरह से दोस्तों रिलीजियस फेथ भी फैला हुआ था। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, यहां पर मैथ्यू अर्नोल्ड एग्जांपल देते हैं इस तगड़ी का। गिरडल दोस्तों कहते हैं तगड़ी, कमरबंद को कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों कमर के चारों ओर ये तगड़ी होती है, आपने ये तगड़ी दोस्तों देखी ही होगी, जिस तरह से तगड़ी कमर के चारों ओर होती है, उसी तरह से रिलीजियस फेथ भी था। आप अर्थ पर, इस धरती पर कहीं पर भी जाओ, किसी भी किनारे पर, अर्थ शोर का मतलब है दोस्तों यहां पर धरती के किसी भी किनारे पर जाओ, आपको रिलीजियस फेथ मिल ही जाएगा। जिस तरह से किसी औरत के आप यहां पर तगड़ी देख रहे हैं जो कमर के चारों तरफ होती है, आप किधर से भी देखो आपको ये तगड़ी दिख जाएगी। इसी तरह से आपको रिलीजियस फेथ भी कहीं भी इस धरती पर मिल जाता, जो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। और जो अब इन पत्थरों से आवाज आ रही है, जो इन पत्थरों से आवाज आ रही है, इन्हें हम सुन पा रहे हैं, और इनके संगीत से हम क्या महसूस कर रहे हैं, मेलनकली, उदासी, दुख को हम महसूस कर रहे हैं। कोई भी खुशी नहीं मिल रही है यहां पर पोएट को इस आवाज को सुनने से, क्योंकि ये दुख किसके बारे में बता रहा है, ह्यूमन मिजरी के बारे में बता रहा है, इंसान के दुखों के बारे में बता रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? रिट्रेटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड। देखिए, रिट्रेटिंग का मतलब होता है दोस्तों वापस जाना। रिट्रीटिंग का मतलब होता है दोस्तों वापस जाना। समुद्र में जो लहरें हैं पानी की, वो आती हैं और वो फिर वापस चली जाती हैं। इसी तरह से रिलीजियस फेथ भी है लोगों के अंदर, वो उनके ऊपर था, बिल्कुल चरम पे था, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस फेथ था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। डाउन द वास्ट एजिस ड्रेर एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, डाउन नीचे की तरफ जो जार भाटा आता है एक तरफ से, मान लीजिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो वो जो समुद्र के किनारे पर जो पत्थरों को लेकर आता है वो नहीं लेकर आ पाता। तो समुद्र के किनारे पर सिर्फ क्या दिखने लग जाते हैं आपको, जो नेक्ड सिंगल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सिर्फ वही दिखने लग जाते हैं। और इसी तरह से समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं और छोटे पत्थर किनारों पर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो लहरें हैं अब कम हो चुकी हैं, पत्थर जो हैं आ नहीं रहे हैं, कहां पर, समुद्र के किनारे पर। इसी तरह से रिलीजियस फेथ है लोगों के अंदर, जो बड़े बड़े पत्थरों के सामान, जो रिलीजियस फेथ था पहले, वो खत्म हो चुका है और वो कन्वर्ट हो चुका है छोटे छोटे पत्थरों में, पेबल्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों के अंदर अब रिलीजियस फेथ रहा ही नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रहा भी है तो बस थोड़ा बहुत अब रिलीजियस फेथ रह गया है। यहां पर दोस्तों जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, ये अपने बिलव्ड से कहते हैं, ओ लव, ओ मेरी प्रिय वाइफ, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। देखिए, जब यहां पर वो डोवर पे आए हैं हनीमून मनाने के लिए, तो इस पोयम को लिखी है उन्होंने उसी समय पर, और वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि हमें एक दूसरे के लिए कैसा रहना है, सच्चा रहना है, एक दूसरे के अंदर विश्वास को बनाए रखना है हमेशा के लिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम। और जिस तरह से ये संसार है ना, ये संसार हमें कैसा दिखता है, ए लैंड ऑफ ड्रीम की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, ए लैंड ऑफ ड्रीम, मतलब सपनों का संसार दिखता है, कि इसके अंदर सो वेरियस, बहुत सारी वेराइटीज हैं, ये बहुत अलग अलग तरह की चीजें हमें दिखाता है, और देखने में कैसा लगता है, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, और सो न्यू, और जितनी नई नई चीजें आप इसमें खोजना चाहते हो खोज सकते हो, आपको ये हमेशा ही न्यू लगेगा, आपको कभी ये संसार जो है पुराना नहीं लगेगा। और ये क्या है दोस्तों, लैंड ऑफ ड्रीम्स है, ये सिर्फ एक सपनों का संसार है। एक्चुअली में ये क्या है, ये क्या यहां पर मिलता है, अब यहां पर मैथ्यू अर्नोल्ड आपको बताएंगे। हैथ रियली नीदर जॉय, वो कहते हैं कि यहां पर सच्चाई तो ये है कि ना तो कोई आनंद है, कोई भी जॉय यहां पर नहीं है, नोर लव, और ना ही यहां पर कोई प्यार है, नोर लाइट, और ना ही यहां पर कोई प्रकाश है, नोर सर्टिट्यूड, और ना ही कोई यहां पर विश्वास है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, नोर पीस, ना ही लोगों के अंदर शांति है, नोर हेल्प फॉर पेन,
और ना ही किसी के पेन में किसी को हेल्प मिलती है। कोई किसी की यहाँ पर मदद नहीं करता। यहाँ पर देखने में ही ये सिर्फ संसार लगता है कि ये लैंड ऑफ ड्रीम्स है, जहां पर हर कोई रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई आनंद है, ना प्यार है, ना लाइट है, ना सर्टिट्यूड है, ना पीस है, कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड वी आर हेयर, और हम भी कहां पर हैं? इस संसार में ही है जहां पर कोई किसी का नहीं है। हम दोनों भी यहीं पर हैं, एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, और हम भी यहीं पर इस संसार में क्या है? इस अंधेरे भरे हुए संसार में हैं। स्वीप्ड विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। देखिए, हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए। दिखने में ही लगता है ये संसार आपको लैंड ऑफ ड्रीम्स है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और इग्नोरेंट आर्मी से मतलब है कुछ अज्ञानी सैनिक जो होते हैं, जिन्हें सिर्फ लड़ने के लिए, क्लैश का मतलब होता है दोस्तों लड़ने के लिए, छोड़ दिया जाता है, जो रात दिन लड़ते रहते हैं। ऐसे संसार में हम दोनों रह रहे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए कम से कम क्या रहना चाहिए? ट्रू रहना चाहिए। किसके लिए? वन अनोदर के लिए, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सच्चा, स्वच्छ और विश्वास से भरा हुआ हमारा रिश्ता रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें कभी भी संसार से नहीं मिलेंगी। तो ये थी दोस्तों आपकी पोएम डोवर बीच। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।